नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो स्टडी पे। तो हम बात कर रहे थे श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसमें हमने क्या किया था कि उसमें हमने जो श्वसन ऑर्गन थे उनको पढ़ लिया था। नाक पढ़ लिया था, ग्रसनी पढ़ लिया था, जो फेरिंक्स का लेरिंक्स पढ़ लिया था हमने, ठीक है, वो सब पढ़ लिया था। आज हम उसकी थोड़ा आगे बात करते हैं, ठीक है। लेरिंक्स में, लेरिंक्स यानी जिसे साउंड बॉक्स कहते हैं, लेरिंक्स, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ये हमारा जो गर्सनली सॉरी श्वसन नली है, विंड पाइप होती है, ये उससे कनेक्ट होता है, ठीक है। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं विंड पाइप से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो जैसे फूड पाइप थी वैसे ही विंड पाइप है। फूड पाइप में मैंने आपको बताया था कि उसकी एक स्पेशल लेंथ थी, तो ऐसे ही विंड पाइप की भी एक लंबाई होती है फिक्स। जो विंड पाइप है उसकी लंबाई होती है 12 से 12.5 सेंटीमीटर। मतलब आप ऐसे देखो, अपनी यहाँ से विंड पाइप है तो यहाँ से लेके अपने फेफड़े यहाँ तक है, तो यहाँ तक लगभग 12.5 सेंटीमीटर है। इसमें जो है इंसान की हाइट पे डिपेंड करता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं जो हमारा ये विंड पाइप है, आगे आता है यहाँ तक। देखो आप, यहाँ तक ये सिंगल मिलेगा आपको। यहाँ से क्या हुआ, ये दो हिस्सों में बट गया। यहाँ से क्या हुआ, ये यहाँ पे दो हिस्सों में बट गया, ठीक है। इन्हें कहते हैं ब्रोंकियो, ब्रोंकाई। क्या कहते हैं, ब्रोंकाई, ठीक है। तो विंड पाइप क्या होता है कि जैसे यहाँ से चला विंड पाइप, तो जैसे यहाँ आया, यहाँ आते ही ये दो हिस्सों में बटा और दोनों फेफड़ों में अंदर प्रवेश कर, ये हमारे यहाँ पे फेफड़े हो गए, तो इन दोनों फेफड़ों में ये प्रवेश कर जाता है। फिर क्या होता है कि जो हमारी ब्रोंकाई है ये आगे जाकर अलग अलग हिस्सों में और बढ़ती है। इधर वाली ब्रोंकाई भी अलग बढ़ जाती है, ये बढ़ती है ब्रोंक्यूल में। किसमें बढ़ती है, ब्रोंक्यूल में। फिर से बताता हूँ, हमारी ये विंड पाइप होती है, ये कनेक्ट होती है लेरिंग्स से, मतलब लेरिंग्स के बाद होती है विंड पाइप, ठीक है। विंड पाइप नीचे आती है जिसकी लेंथ लगभग 12.5 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद ये क्या करती है, दो हिस्सों में बढ़ती है, ठीक है। दो हिस्सों में बढ़ जाती है और वो दोनों ऐसे दोनों फेफड़ों में चले जाते हैं, यानी दोनों लेंस में चले जाते हैं। उन जो दो हिस्सों में ये बटी, तो इसमें इसका नाम हो गया ब्रोंकी। क्या हो गया, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई, ठीक है। ब्रोंकी या फिर ब्रोंकाई, ये की बात है, ठीक। अलग अलग हो गई। फिर ये क्या होता है, दोनों साइड की ये भी अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाती है, उन्हें कहा जाता है ब्रोंक्यूल। क्या कहा जाता है, ब्रोंक्यूल। ये मतलब इधर वाली अलग शाखाओं में बढ़ गई, इधर वाली अलग शाखाओं में बढ़ गई, ठीक है, ठीक है। तो ये इधर वाली क्या होती है, ये इधर वाली दो हिस्सों में बढ़ जाती है और इधर वाली तीन हिस्सों में बढ़ जाती है, ठीक है। तो आगे चल के क्या होता है, ये ब्रोंक्यूल है ना, ठीक है। ब्रोंक्यूल फिर दो हिस्सों में बढ़, सॉरी, ब्रोंक्यूल छोटे 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 हिस्सों में बढ़ता है, जिन्हें कहते हैं कुपिकाएं। क्या कहते हैं, कुपिकाएं। कुपिकाएं कह लो, चाहे एल्वोलाई कह लो, एल्वोई कह लो, क्या कहोगे, ALVOLI, एल्वोई कहोगे, ठीक है। तो अब इनमें फिर से बात करते हैं थोड़ी सी, ठीक है। तो ये विंड पाइप है, ये आगे चलकर दो हिस्सों में प्रवेश, दो हिस्सों में बढ़ के जो हमारे लंग्स में प्रवेश करती है, जिन्हें कहा जाता है ब्रोंकाई। क्या कहते हैं, ब्रोंकाई। क्या कहते हैं, ब्रोंकाई, ठीक है। इसके बाद क्या है, ये ब्रोंकाई फिर अलग अलग हिस्सों में बढ़ती है, जिसे कहा जाता है ब्रोंक्यूल। क्या कहा जाता है, ब्रोंक्यूल, ठीक है। फिर आगे चल के ये ब्रोंक्यूल, ब्रोंकल्स, ब्रोंक्यूल्स आगे जाकर एल्वोलाई में बढ़ जाती है, जिन्हें कहा जाता है कुपिकाई। क्या कहा जाता है, कुपिकाई, ठीक है। अब हमने क्या किया, सांस लिए थे, ऐसे सांस लिया, तो इसमें विंड पाइप में तो कोई रोल ही नहीं हुआ। ये जाके क्या करेगा, ये जो हमारी सॉरी ब्रोंक्यूल है ना, उसमें जो ब्रोंक्यूल्स है उनमें कुपिकाएं होती है ना, वो कुपिकाएं इसका लेती है, मतलब पहले कुपिकाएं गैस लेती है अंदर, फिर वहीं से छोड़ती है, तो ये कुपिकाएं फैलने और बंद होने का कार्य करती है धीरे, ठीक है। तो कुपिकाएं बढ़ जाती है, फिर क्या होती है, अब इनको क्या कहा जाता है, आपसे पूछे कि श्वसन तंत्र की इकाई किसे कहते हैं, तो वो होती है एल्वोलाई, ठीक है। इसके अलावा लंग्स की क्रियात्मक संरचनात्मक यानी लंग्स में कार्य करने वाली इकाई कौन सी है, वो होती है एल्वोलाई, ठीक है। इसके अलावा संरचनात्मक इकाई ये भी होती है एल्वोलाई, ठीक है। अब क्या होता है, लंग्स विंड पाइप में जो हमारी सामने सांस ली, वो लास्ट में कहां पे जाके रुकती है, वो रुकती है कुपिकाएं। यानी ये क्या करती है, जो ब्लड को ऑक्सीजन देती है और ब्लड से CO2 लेती है, यानी गैस का विनिमय करती है। क्या करती है, गैस का विनिमय करती है, यानी ब्लड को ऑक्सीजन दिया और ब्लड से CO2 लिया, तो यहाँ पे ये क्या करती है, गैस का विनिमय यही होता है, ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ठीक है। अब ये विंड पाइप लंग्स में बढ़ गई, तो हम बात करते हैं लंग्स की, ठीक है। लंग्स आप देखोगे हमारे दो लंग्स होते हैं, एक इधर साइड एक इधर साइड, मतलब दो फेफड़े होते हैं हमारे, ठीक है, ठीक है। अब इसकी जो लंग्स होता है, इनका कोई स्पेशल डॉक्टर होता है, वो इसको स्टडी करता है, ठीक है। तो लंग्स की स्टडी को क्या कहता है, पुल्मोलॉजी। क्या कहते हैं, पुल्मोलॉजी से लंग्स की स्टडी को कहा जाता है पुल्मोलॉजी। क्या कहता है, पुल्मोलॉजी, ठीक है। ये जो जहां पे लंग्स होते हैं उसको कहा जाता है थोरोसिक कैविटी। क्या कहा जाता है, थोरोसिक कैविटी। क्या कहा जाता है, थोरोसिक कैविटी, या फिर हिंदी में आप इसे कह सकते हैं वक्षीय गुहा। क्या कह सकते हैं, वक्षीय गुहा। यानी लंग्स जिस जगह पे होते हैं उसे कहा जाता है थोरोसिक कैविटी या फिर वक्षीय गुहा, ठीक।
लंग्स का नॉर्मल कलर होता है वो पिंक होता है। कैसा होता है? नॉर्मल कलर। जब इसी में ब्लड लगता है तो ये होता है रेड, ठीक है। इसके अलावा लंग्स का अनुमानित वजन है 1.3 से 1.5 केजी, यानी दोनों लंग्स का वजन 1.3 से 1.5 केजी होता है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो विंड पाइप होती है वो लंग्स में आके छोटी छोटी कोशिकाओं में बढ़ जाती है, उन कोशिकाओं को कहा जाता है एल्वेओलाई। तो आप मान के चलो एक लंग्स के अंदर 20 से 30 करोड़ कोशिकाएं होती हैं। कितनी होती है? 20 से 30 करोड़ कोशिकाएं होती हैं। अब जो हमारा लंग्स है, हमने ऐसे चोट मारी, हमारे लंग्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, उसका एक रीजन होता है, जो हमारा ये लंग्स होता है उसके बाहर एक आवरण होता है, यानी एक परत होती है, ठीक है। क्या होती है? एक परत होती है, जिसे क्या कहा जाता है? प्लूरल झिल्ली कहा जाता है, ठीक है। प्लूरल झिल्ली कहा जाता है, क्या कहा है? प्लूरल कहा जाता है, प्लूरल झिल्ली कहा जाता है। ये जो हमारा लंग्स है इसके चारों तरफ एक प्लूरल झिल्ली होती है, जिससे हमने ऐसे चोट मारी तो ये इसको सहन कर लेती है। इस प्लूरल झिल्ली में एक द्रव भरा होता है जिसे कहते हैं प्लूरल द्रव। क्या कहा जाता है? प्लूरल द्रव कहा जाता है, जो हमारे द्वारा इस पे आघात की हुई आघात से हमारे जो लंग्स की प्रोटेक्ट करता है लंग्स को, ठीक। तो क्या आता है कि इसके बाहरी आघातों से बचने के लिए इसके चारों तरफ प्लूरा झिल्ली होती है, जिसमें प्लूरा द्रव भरा होता है, ठीक है। अब क्या होता है? ये हमारा बायां लंग्स है, ये हमारा दायां लंग्स है। अब थोड़ा सा सोचना, कॉमन सेंस लगाना, सिर्फ हमारा हार्ट यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, ठीक है। तो हमारा हार्ट इस तरफ हो गया थोड़ा सा, तो ये हमारा लंग्स छोटा होगा, ये थोड़ा बड़ा होगा, यानी बायां लंग्स थोड़ा बड़ा होगा, सॉरी बायां छोटा होगा और दायां बड़ा होगा, यानी दायां फेफड़ा थोड़ा बड़ा होगा और बायां छोटा होगा, दायां बड़ा होगा बायां छोटा होगा, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं, तो मैंने आपको ये बताया था कि ये ब्रोंकियोल्स में बढ़ जाती है। तो जो हमारा बायां फेफड़ा है, मतलब बायां लंग्स है, उसमें ब्रोंकियल दो ब्रोंकियल में बढ़ती है, यानी जो ब्रोंकाई होती है वो 2 ब्रोंकियल में बढ़ जाती है, और जो हमारा दायां है ये 3 ब्रोंकाई में बढ़ जाती है, यानी इसमें 3 लूप होते हैं, ब्रोंकाई कह दो या लूप कह दो, और इसमें 2 लूप होते हैं, ठीक है। जो हमारा लंग्स है, अब इसके जस्ट नीचे क्या हमारा पेट वगैरह आ गया, ये हमारा लंग्स है, इसके जस्ट नीचे हमारा पेट लगा गया, लेकिन इन दोनों के बीच में यहाँ पे पाया जाता है एक सी आकार की आकृति, जिसे कहा जाता है डायफ्राम। क्या कहा जाता है? डायफ्राम, ठीक है। ये डायफ्राम क्या करता है कि हमारी जो श्वसन की क्रिया होती है उसको कंट्रोल करता है। अब आप देखो, आप फील करके देखो, ऐसे में श्वसन है तो हमारा डायफ्राम क्या हुआ कि नीचे की तरफ बैठ गया, यानी जब हम श्वसन लेते हैं तो हमारा डायफ्राम पीछे की ओर हो जाता है, ठीक है, यानी डाउनवर्ड हो जाता है, और जब हम सांस छोड़ते हैं जैसे, तो उसमें क्या होता है, जो हमारा डायफ्राम होता है वो अपवर्ड होता है, मतलब सांस लेते हैं तब डायफ्राम डाउनवर्ड होता है, सांस छोड़ते हैं डायफ्राम अपवर्ड होता है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं डायफ्राम का क्या करता है। डायफ्राम जो हमारा जो श्वसन दर होती है, श्वसन दर 12 से 15 बार पर मिनट होती है, उसको ये कंट्रोल करता है, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, लंग्स के नीचे डायफ्राम पाया जाता है, जो किस आकृति का होता है? सी आकृति का होता है। अब क्या होता है? डायफ्राम एक पेशियम होता है, मतलब ये पेशियों से बना होता है, ठीक है, ठीक है। अब आप बात करोगे, मैंने आपको बताया कि लंग्स हमारे थोरोसिस कैविटी में पाए जाते हैं, और जो हमारा पेट आता है ये एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है। किसमें? एब्डोमिनल कैविटी में। तो इन दोनों के बीच को अलग अलग करने का कार्य कौन करता है? वो करता है डायफ्राम। कौन करता है? डायफ्राम। यानी इसको और इसको अलग अलग कौन करता है? वो करता है हमारा डायफ्राम, ठीक है। इसके अलावा बात करें, डायफ्राम श्वसन को कंट्रोल करता है, यानी जो हमारी श्वसन रेट है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। इसी के साथ जो हमारा लंग्स है उसका भी प्रमुख कार्य होता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसें, ठीक है, यानी गैस ऑक्सीजन देना ब्लड को और ब्लड से CO2 लेना, ठीक है। ये हमारा लंग्स का मेन प्रमुख कार्य होता है। मैंने आपको ये बता ही दिया कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारा डायफ्राम डाउनवर्ड होता है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारा डायफ्राम अपवर्ड होता है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं, जो इसमें हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, हमारे जो भी ऑर्गन थे वो हमने सब कुछ पढ़ लिया, ठीक है। अब हम जो सांस वगैरह लेते हैं वो एक प्रोसेस होती है उसकी, हमने सांस ली, छोड़ी, उस सांस जो फेफड़ों में गया वहां से ब्लड ने लिया, ब्लड से कोशिकाएं लेगी, कोशिकाएं फिर क्या होगा, ग्लूकोज को तोड़ेगी, तो ये एक लंबा प्रोसेस हो गया, ठीक है। इस प्रोसेस की बात करते हैं, ठीक है। तो प्रोसेस के आधार पर श्वसन को 4 भागों में बांटा गया, कितना? तो श्वसन की प्रक्रिया जानते हैं सर। श्वसन की प्रक्रिया में सबसे पहले बात करते हैं बाह्य श्वसन। बाह्य श्वसन का मतलब आप समझ गए होंगे नाम से, बाहर होने वाला श्वसन। तो स्टार्ट करते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ बाहर होने वाले श्वसन में क्या मतलब होता है कि हमने सांस लिया और छोड़ा, सिर्फ इतना ही रोल होता है इसमें, लिया और छोड़ा, ठीक है। तो उसमें बाह्य श्वसन में सबसे पहला पार्ट होता है श्वास। क्या होता है? श्वास, जिसे ब्रीदिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रीदिंग, सांस लेना या सांस छोड़ना, ठीक है। इसमें होता है एक तो होता है निश्वासन, एक होता है उच्छ्वासन, ठीक है। एक क्या होता है? निश्वासन, एक होता है उच्छ्वासन। निश्वासन का क्या मतलब है? सांस लेना। उच्छ्वासन का क्या मतलब है? सांस छोड़ना, ठीक है।
अब क्या होता है कि जब हम सांस लेते हैं तो ऐसे है नहीं कि एनवायरनमेंट में केवल ऑक्सीजन है तो हमने ऑक्सीजन ले ली, एनवायरनमेंट में बहुत सी गैसें हैं। तो जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है कि जो बाहर की एयर तो वही लेते हैं हम, उसमें क्या होता है नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और भी बहुत गैसें होती हैं, ठीक है। लेकिन हमारे काम में क्या है, वो है सिर्फ ऑक्सीजन, ठीक है। तो जैसे ही हमने सांस ली तो उसमें क्या होता है कि 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है और 0.03% होती है कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अदर गैसें होती है, ठीक। लेकिन जब हम सांस छोड़ते हैं तब क्या होता है कि उसमें 78 सेम की सेम नाइट्रोजन बाहर आ जाती है और जो ऑक्सीजन होती है वो 5% कम हो जाती है और जो CO2 होती है वो थोड़ी बढ़ जाती है। इसका रीजन क्या होता है, जब हमने सांस ली तो ये सांस हमारी जो है कोशिकाओं के पास चली गई, ठीक है। कोशिकाओं ने क्या किया कि उनसे ऑक्सीजन लेके ब्लड को दे दिया, किसको दे दिया, ब्लड को दे दिया, और ब्लड से क्या किया कि CO2 लेके इस सांस में मिक्स कर दी, ठीक है। तो इससे क्या किया कोशिकाओं ने, ऑक्सीजन ने लिया उन्होंने तो ऑक्सीजन कम हो गया और CO2 लाके मिला दिया तो CO2 बढ़ गया, तो रेशियो मतलब जो जितना वॉल्यूम था वो बराबर हो गया, ठीक। तो इसमें हमने पहले बात की ब्रीदिंग, उसके बाद बात करेंगे गैसों का विनिमय। किसका, गैसों का विनिमय। इसमें क्या होता है कि जो हमारी कोशिकाएं हैं वो गैस देती है दूसरी लेती है, तो उसमें क्या होता है ये गैसें को फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान करती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि कोशिकाओं में क्या हुआ कि ऑक्सीजन ब्लड को दे दी और ब्लड से CO2 ले ली, तो वही होता है गैसों का विनिमय, गैसों का विनिमय, एक्सचेंज करना, CO2 दे ऑक्सीजन देके CO2 ले ली, ठीक है, वही होता है गैसों का विनिमय। यानी बाह्य में क्या क्या पार्ट हो गए, एक तो श्वासोच्छ्वास या फिर ब्रीदिंग कह सकते हैं, इसके अलावा एक हो गया गैसों का विनिमय, ठीक है। इसमें आपको बता दिया मैंने, सांस लेते हैं तो उसमें नाइट्रोजन 78% होती है, ऑक्सीजन 21% होती है, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड 0.3% होता है, ठीक है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें 78% ऑक्सीजन बिल्कुल एग्जिटेड होती है और जो ऑक्सीजन होता है उसको कम हो जाता है क्योंकि वो कोशिकाएं ऑक्सीजन लेके ब्लड को दे देती है और ब्लड से CO2 ले लेती है, जिससे CO2 की मात्रा बढ़ जाती है। इससे आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, मतलब इससे अगर कोई क्वेश्चन बनता है ना तो सीधा सीधा इसी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो यही रेशियो हमारे एनवायरनमेंट में है, ठीक है। सॉरी, ऊपर वाला रेशियो हमारे एनवायरनमेंट में क्या है, 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, 0.3% कार्बन डाइऑक्साइड और भी गैसें हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं, अब बात करते हैं गैसों का परिवहन का मतलब समझे आप कि हमने सांस ली और छोड़ दी, ये तो हो गया एक स्टेप। अब उस सांस का अंदर क्या हुआ उसकी बात करते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि कोशिकाओं ने क्या किया कि जो कोशिकाओं ने ऑक्सीजन लेके ब्लड को दे दी, अब ब्लड क्या करेगा, उस ऑक्सीजन को पूरे हमारे बॉडी में रोटेट करेगा, मतलब पूरे बॉडी में ट्रांसफर करेगा, घुमाएगा, और उसमें क्या करेगा, जो जो सेल उसको CO2 देगी वहां से CO2 लेके आएगा। तो क्या करता है कि गैसों का विनिमय में क्या करता है कि फेफड़े क्या करते हैं, कोशिका फेफड़ों से जो ब्लड होता है हमारा, परिवहन का काम कौन करता है, ब्लड करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का परिवहन, सबसे पहले ऑक्सीजन की बात करें फिर बात करेंगे CO2। तो यानी फेफड़ों से कोशिका तक ऑक्सीजन का परिवहन। तो ऑक्सीजन के परिवहन में क्या बात करते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं जो ऑक्सीजन की टोटल वैल्यू होती है उसका 3% परिवहन प्लाज्मा द्वारा लगा, मतलब आप मान के चलो हमारे अंदर 100 ml ऑक्सीजन थी तो उसका 3% यानी 3 ml ऑक्सीजन का परिवहन कौन करेगा, वो करेगा प्लाज्मा, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास 97 ml ऑक्सीजन बची 100 में से, यानी 97% ऑक्सीजन का परिवहन कौन करेगा, वो करेगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होती है, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन मिक्स होकर क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यानी रक्त ने क्या किया कि जो कोशिकाएं थी उनसे ऑक्सीजन लिया, उस ऑक्सीजन और जो हीमोग्लोबिन था वो आपस में मिक्स होकर क्या बनाया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये जब सेल के पास जाएगी तो वहां पे फिर टूट जाएगी, टूट के क्या होगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमारी हो गई ऑक्सीजन की बात। किसकी बात हो गई, ऑक्सीजन की बात हो गई, ठीक है। तो ऑक्सीजन में क्या क्या बात किया कि ऑक्सीजन का 3% कौन प्रोवाइड करता है, प्लाज्मा करता है। इसके अलावा 97% ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन एक बॉन्ड बनाता है, उसके थ्रू ये सारा परिवहन होता है। इसके बाद बात करते हैं ये फेफड़ों से कोशिका तक ले जाने का काम तो हो गया, परिवहन हो गया, लेकिन कोशिकाओं से CO2 लाने का भी परिवहन होगा, क्योंकि जो कोशिकाएं बर्न होगी, कोशिकाओं में जो ग्लूकोज का बर्न होगा तो उससे CO2 बनेगी, उसको भी कोई लाने वाला होगा। तो उसमें क्या होता है कि जो हमारी प्लाज्मा है ले जाते वक्त 3% लेगी, लेकिन जब CO2 लाएगी तो लाएगी 7%। कितना लाएगी, लगभग 7%।
आपसे यहाँ पे कोई नहीं पूछेगा परसेंट 7%। आपसे यहाँ पे सीधा एक बात ये पूछेगा ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, वो करता है हीमोग्लोबिन। कौन करता है, हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के रूप में जाता है। ठीक, तो प्लाज्मा करता है, उसके अलावा करता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। जैसे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाई, वैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी हीमोग्लोबिन से मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जो लगभग 20 से 25% तक परिवहन होता है। ठीक, अब इसके अलावा बच गया लगभग इसका 70%। कितना बच गया, 70%। 70% क्या होता है, जो CO2 होती है वो कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट या फिर कार्बोनिक एसिड के रूप में प्रवाहित होती है। क्या होती है, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट या फिर कार्बोनिक एसिड के साथ प्रवाहित होती है, और जो हमारे फेफड़ों में आके ये ब्लड के साथ हमारी कोशिका इनको ले लेती है ब्लड से और फेफड़ों के द्वारा बाहर निकाल देती है। ठीक, ये होगा। आप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं आंतरिक शोषण। किसकी बात करते हैं, आंतरिक शोषण। आंतरिक शोषण में क्या होगा कि रक्त से कोशिकाओं ने ऑक्सीजन ले लिया और कोशिकाओं ने ब्लड को CO2 दे दिया। ठीक है, तो अब कोशिकाएं ऑक्सीजन का क्या करेगी, तो आंतरिक शोषण में क्या होता है कि कोशिका द्वारा ऑक्सीजन लेना तथा CO2 देना, वो होता है आंतरिक शोषण। ठीक है, आंतरिक शोषण। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं कोशिकीय शोषण, यानी जो कोशिकाओं में होता है वो शोषण। कोशिकाओं में क्या होता है कि शोषण दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो कुछ कोशिकाएं होती है जिनमें ऑक्सीजन ना पहुंच पाए, और एक होती है जिनमें ऑक्सीजन पहुंचे। जैसे हम रनिंग करते हैं तो उस टाइम क्या होता है कि सारी कोशिकाओं के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, तो इसकी वजह से कुछ कोशिकाएं बिना ऑक्सीजन के भी शोषण करती है, कुछ कोशिकाएं ऑक्सीजन के साथ शोषण करती है। ठीक है, तो कोशिकीय शोषण द्वारा क्या होता है कि कोशिकीय शोषण में क्या होता है कि ये रक्त से ऑक्सीजन लेके ग्लूकोज को तोड़ती है, एनर्जी के फॉर्म में तोड़ती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कोशिकीय शोषण में अनोक्षी शोषण, मतलब एक ऐसी कोशिकाएं जिनके पास ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में ना पहुंच पाए, तो वहां पे शोषण कैसे होगा, तो वो कोशिकाएं क्या करेगी, इनके पास ऑक्सीजन तो पहुंच नहीं पाएगा, तो ये करेगी अनोक्षी शोषण, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में, जो मैंने फर्स्ट क्लास में आपको स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से बताया है। अनोक्षी शोषण में क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन की एब्सेंट में, मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं होता, तो ये क्या करता है हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, ये लैक्टिक अम्ल या फिर लैक्टिक अम्ल प्लस 2 अणु ऊर्जा की देता है, मतलब लैक्टिक अम्ल देता है, लैक्टिक अम्ल और दो एटीपी ऊर्जा देता है। एटीपी ऊर्जा तो जो हमारी जो कोशिकाएं उसमें काम आ जाती है। जो लैक्टिक अम्ल क्या होता है कि जब हम रनिंग वगैरह करते हैं तो हमारी सारी कोशिकाओं के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, जिससे क्या होता है कि वो कोशिकाएं शोषण करती है और लैक्टिक अम्ल बनाती है। ये लैक्टिक अम्ल क्या करता है कि हमारी मांसपेशियों में दर्द पैदा करता है। क्या करता है, दर्द पैदा। आपने नहीं देखा कि आप रनिंग करते हो उस टाइम आपकी मांसपेशियों में थोड़ा दर्द होने लगता है, वो इसी की वजह से होता है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं ऑक्सीय शोषण। ऑक्सीय शोषण में क्या होता है कि ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसमें टूटता है, CO2, H2O और 38 एटीपी ऊर्जा। ठीक है, 38 एटीपी एनर्जी में टूट जाता है। तो क्या निष्कर्ष निकला, ऑक्सीय शोषण में लैक्टिक एसिड बनता है, अनोक्षी में लैक्टिक एसिड बनता है, और ऑक्सी में क्या बनता है, 38 एटीपी ऊर्जा बनती है। ठीक है, तो अब इसके बारे में थोड़ा सा और बचा, इसकी थोड़ी सी प्रक्रिया हो रही है, वो मैं आपको बताता हूँ। कोशिकीय शोषण की बात, 4 नंबर टॉपिक था ये हमारा, कोशिकीय शोषण, मतलब 4 नंबर पॉइंट था। तो हमने शोषण की प्रक्रिया में जाना है कि कोशिकीय शोषण में 2 होता है, एक तो अनोक्षीय शोषण होता है, एक होता है ऑक्सीय शोषण और एक होता है अनोक्षीय शोषण। ठीक है, अनोक्षीय शोषण मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि ये क्या होता है, साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होता है, और ये क्या होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाके कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो कोशिकीय अनोक्षीय शोषण है, इसको एक नाम और भी कहते हैं, इसे कहा जाता है ग्लाइकोलोसिस। क्या कहा जाता है, ग्लाइकोलोसिस। ये कोई अलग नहीं है, ये सेम यही है, इसी को ही ग्लाइकोलोसिस कहा जाता है। इसके अलावा इस ग्लाइकोलोसिस के एक दो उपनाम है। ठीक है, तो इसमें उपनाम में क्या होता है कि ग्लाइकोलोसिस में क्या होता है कि इसे EMP पथ भी कहते हैं, EMP पथ भी कहते हैं। ठीक है, ये प्रक्रिया क्या होती है, ये चाहे ऑक्सीय शोषण हो चाहे अनोक्षीय शोषण, ये दोनों में होती है। यानी ये क्या होती है, ये होती है साइटोप्लाज्म में। क्या होती है, साइटोप्लाज्म में, यानी कोशिका द्रव्य में। ये होती है साइटोप्लाज्म में, यानी ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में जैसे ही पहुंचेगा वहां पे क्या होगा, ये ग्लूकोज को क्या करेगा, पायरुवेट अम्ल में तोड़ देता है। तो ये यहाँ पे पायरुवेट अम्ल में ही टूट के यहाँ पे अनोक्षीय शोषण में, अगर अनोक्षीय शोषण होगा तो यहीं पे ये कंप्लीट हो जाएगा।
अगर वहां पे ऑक्सीडेशन होगा तो ये तो फॉर्म होगी होगी, लेकिन वहां पे एक और भी प्रक्रिया होगी जिसे कहा जाता है क्रेब्स चक्र। क्या कहा जाता है? क्रेब्स चक्र। ठीक है, यानी चाहे ऑक्सीय हो चाहे अनोक्सीय हो, उन दोनों में ये प्रक्रिया तो होगी सबसे पहले। ठीक है, अगर अनोक्सीय होगा तो श्वसन की प्रक्रिया यहीं रुक जाएगी, और अगर ऑक्सीय होगा तो ये प्रक्रिया आगे चलेगी। उसमें क्या होगा? क्रेब्स चक्र में क्या होगा? इसमें क्या होगा? ये कहां पे कंप्लीट होती है? ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो ग्लूकोज होता है ना, वो पूर्णतः टूट जाता है, पूर्णतः CO2 व हाइड्रोजन सल्फर टूट जाता है। और इस क्रेब चक्र को, इसकी खोज की थी हेंस क्रेब ने। किसने की थी? हेंस क्रेब ने। हेंस क्रेब्स ने इसकी खोज की थी, इसलिए इसको क्रेब चक्र कहा जाता है। ठीक है, अब हम थोड़े सीधे सीधे फैक्ट यहां पढ़ लेते हैं। किसी क्या पढ़ते हैं? फैक्ट पढ़ते हैं जो सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं फैक्ट में बात करते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं श्वसक वर्णक। किसकी बात करते हैं? श्वसक वर्णक, यानी श्वसन के अंदर कौन सा वर्णक मेन इंपॉर्टेंट भागीदारी लेता है? वो लेता है हीमोग्लोबिन। कौन लेता है? हीमोग्लोबिन। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने आपको शुरू से बताया कि फेफड़ों से ऑक्सीजन कौन ले जाता है? वो ले जाता है हीमोग्लोबिन, और लाके कौन छोड़ता है? CO2, वो भी हीमोग्लोबिन छोड़ता है। तो इसलिए ये हो गया हमारा श्वसन वर्णक। अगर ये ना होता ब्लड के अंदर तो ऑक्सीजन ना तो हमारी कोशिकाओं तक जाता, ना हमारे अंदर ऑक्सीजन शोषण होता। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं वो होता है हमारी श्वसन दर। इसके अलावा बात करते हैं हमारी श्वसन दर। श्वसन दर जो वयस्क होता है, मतलब एडल्ट पर्सन के अंदर होती है, ये 12 से 16 प्रति मिनट। मतलब एक एडल्ट पर्सन 12 से 16 बार सांस लेता है 1 मिनट के अंदर। ठीक है, और वही बच्चों में होती है 15 से 20 बार। आपने देखा हो बच्चे बार बार सांस लेते हैं, ज्यादा सांस लेते हैं, तो इसी का रीजन होता है। तो श्वसन दर बच्चों में कितनी होती है? 15 से 20, और वयस्क में कितनी होती है? 12 से 16। ये मैंने आपको बता ही दिया कि श्वसन दर को कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल करता है डायफ्राम। ठीक है, ये मैंने आपको अच्छे से बता ही दिया। ठीक है, इसके अलावा फिर बात करते हैं रेस्पिरेटरी फ्यूल। मतलब जो श्वसन के अंदर फ्यूल का मतलब गाड़ी, हम जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो उसके अंदर हम पेट्रोल या डीजल डलाते हैं तब वो चलती है, उसी प्रकार श्वसन के लिए किस फ्यूल की जरूरत होती है? यानी ऐसा कौन सी चीज है जिसके द्वारा श्वसन होता है वरना श्वसन ना हो? तो वो होता है श्वसन फ्यूल। श्वसन फ्यूल क्या होता है? मतलब श्वसन का ईंधन क्या होता है? वो होता है ग्लूकोज। यानी हमारी बॉडी में ग्लूकोज ही नहीं होगी तो हम क्या करेंगे? श्वसन लेके हम ऑक्सीजन लेके भी क्या कर लेंगे जब हमारे ऐसा कोई है ही नहीं जो हमारे अंदर ऊर्जा का निर्माण करे। ठीक है, तो वो होता है ग्लूकोज। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं जो इसमें फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, यानी श्वसन की ऊर्जा। श्वसन की मुद्रा मान लो आप। ठीक है, जैसे हम लोग काम करते हैं हमें क्या मिलता है? पैसे मिलते हैं, रुपए मिलते हैं, वो हमारी मुद्रा होगी, हमें फल मिल गया। लेकिन जब श्वसन होगा तो उसमें क्या होगा? उसमें बनेगी एनर्जी। वो क्या बनेगी? एटीपी, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। क्या बनेगी? एटीपी। इसे कहा जाता है श्वसन की मुद्रा। ठीक है, फिर बात करते हैं फाइनल प्रोडक्ट। किसमें बात करें? फाइनल प्रोडक्ट, अंतिम उत्पाद। अंतिम उत्पाद वो होता है CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। ये होता है फाइनल उत्पाद, यानी लास्ट प्रोडक्ट। मतलब जब श्वसन की क्रिया कंप्लीट होगी तो लास्ट में ये बनेगा हमारे पास। क्या बनेगा? ठीक है, ये बनेगा। ठीक है, अब क्या होगा कि श्वसन को कोई नापता भी होगा तो श्वसन को नापने वाला यंत्र, श्वसन को मापने वाला
यंत्र, वो क्या कहलाएगा, श्वसन को मापने वाला यंत्र कहलाता है स्पायरोमीटर। क्या होता है, स्पायरो, SPIR, स्पायरोमीटर क्या कहलाता है। श्वसन मापने वाले यंत्र को क्या कहता है, स्पायरोमीटर। क्या कहता है, स्पायरोमीटर। ठीक है, इसके लिए जो हमने श्वसन तंत्र है, इसको कंट्रोल कौन करता है, कंट्रोल करता है, इसको करता है मेडुला ओब्लांगेटा। मेडुला ओब्लांगेटा, कुछ लोग ओब्लांगेटा भी बोलते हैं, भी सबका अपना अपना उच्चारण पे बात होती है, वो थोड़ा अलग होता है। तो इस श्वसन तंत्र को कंट्रोल कौन करता है, मेडुला ओब्लांगेटा। कौन करता है, मेडुला ओब्लांगेटा। ठीक है, ओब्लांगेटा। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं, तो जो ये तो क्या श्वसन तंत्र को कंट्रोल करना है, तो श्वसन को कौन कंट्रोल करता है, वो करता है पोन्स। तो श्वसन को कंट्रोल कौन करता है, श्वसन को कंट्रोल करती है हमारी पोन्स। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं, तो हो गया हमारा श्वसन कंप्लीट। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया। जो इसमें दो प्रक्रिया होती है, ग्लाइकोसिस और क्रेब्स चक्कर। ग्लाइकोलिसिस दोनों में कॉमन होती है और क्रेब्स चक्कर सिर्फ ऑक्सीजन होती है, क्योंकि इसमें फाइनल प्रोडक्ट बनता है। इसकी खोज हेंस केबल्स ने की थी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन कहलाता है। ठीक है, श्वसन दर को कंट्रोल करता है डायफ्राम, और बच्चों में होती है 12 से 16 बार, और बच्चों में होती है 15 से 20 बार, और वयस्क में होती है 12 से 16 बार। श्वसन फ्यूल ईंधन वो होता है ग्लूकोज। श्वसन की मुद्रा क्या होती है, वो होती है एटीपी, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, इसका अंतिम उदाहरण होता है वो CO2, H2O और ऊर्जा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये श्वसन तंत्र कंप्लीट होता है। तो इसके बारे में एक तो डिजीज थी, वो मैंने आपको डिजीज वाले टॉपिक में बहुत अच्छे से पढ़ा रखी है। तो कैसा लगा आपको कंटेंट, कमेंट में जरूर बताना, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।